Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam. In this video lecture, we are going to start with the next chapter, that is surface chemistry. First of all, definition. What do you mean by surface chemistry? वैसे तो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस मींस दो दो मीडियम्स का इंटरफेस. जैसे आपने क्या किया, आपने इस लिक्विड में एक बॉल डाल दी. ओके, दिस बॉल एंड लिक्विड इंटरफेस इज दिस. ये जो रीजन है, इस एरिया में जो फिनोमिनाज हो रहे होंगे, ओके, इस इंटरफेस पे जो फिनोमिनाज हो रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड एज दी, जो ब्रांच उस फिनोमिना को डिस्कस करेगी, दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस केमिस्ट्री. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिनोमिना occurring at the surface of the body or interface. इंटरफेस किसको बोलते हैं? एट बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस. दो बल्क फेजेस को जो बाउंड्री सेपरेट करती है, जैसे वो बॉल वाले एग्जांपल में बॉल और लिक्विड का जो इंटरफेस बना था. ओके, so that is called as the surface chemistry. Okay, now in surface chemistry there are some basic definitions which you need to know. First of all, adsorption. एक तो होता है absorption. Absorption. Okay, I am not talking about absorption, I am talking about adsorption. Adsorption. Adsorption means attracting and retaining molecules of a substance on the surface of liquid or solid, resulting into higher concentration of the molecules on the surface. Okay, जैसे मान लो आपने मॉइस्चर के अंदर सिलिका जेल की गोलियां रख दी. ओके, सिलिका जेल की आपके पास टैबलेट्स आती हैं, ले हो, वो आपने वाटर के अंदर रख दी और मॉइस्चर के अंदर रख दी. मॉइस्चर वो क्या करेंगी, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर ऐसे एब्जॉर्ब करवा लेंगे, लाइक दिस. ओके, क्लियर. ये उनकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा. ये वाटर है और ये बीच में सिलिका जेल है, ऐसा ही O2 सिलिका जेल. ओके, क्लियर. तो ये एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? जिसमें किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको अट्रैक्ट एंड रिटेन करता है कोई दूसरा सब्सटेंस ऑन इट्स सरफेस. ओके, ऑन दी सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज दी एड्सॉर्प्शन. नॉट ऑन दी बल्क. बल्क में कोई चेंज नहीं आया. बल्क में सिलिका जेल ही है, बस उसकी सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज एड्सॉर्बेट. What is the meaning of adsorbate? The substance adsorbed on the surface is called adsorbate. जैसे पिछले एग्जांपल में सिलिका जेल वाले एग्जांपल में वाटर इज दी एड्सॉर्बेट, उसको एड्सॉर्बेट बोला जाएगा. जो एड्सॉर्ब हुआ है. एट का मतलब क्या होता है? खाना ना, खा लिया. तो जिसको खा लिया गया है, किसको खा लिया गया है? वाटर को. ओके, ऐसे याद रख लो. एड्सॉर्बेट मींस जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस. नेक्स्ट, एड्सॉर्बेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्सॉर्बेंट? द सब्सटेंस ऑन विच द एड्सॉर्प्शन अकर. जैसे सिलिका जेल. ओके, जो सिलिका जेल की टैबलेट्स थी उनकी सरफेस पे हुई ना एड्सॉर्प्शन. ठीक है, तो सिलिका जेल जो है दैट इज एड्सॉर्बेंट, उनको एड्सॉर्बेंट बोला जाएगा. और ये जो आपके पास सब्सटेंस जो सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ है, जिसको वाटर बोला है, ये क्या है? एड्सॉर्बेट. दिस इज एड्सॉर्बेट. ओके, सिलिका जेल इज एड्सॉर्बेंट. नेक्स्ट, डिसॉर्प्शन. उल्टा, एड्सॉर्प्शन का उल्टा. मतलब जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जो हैं वो आपस में जुड़ चुके हैं, इनको दोबारा से अलग कर देना. रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. ओके, नेक्स्ट इज occlusion. Occlusion means, occlusion is also a type of adsorption in which gases are adsorbed on the surface of metals. जब किसी मेटल की सरफेस पे कोई गैस एड्सॉर्ब होती है. ओके, गैस, एंड दिस इज मेटल सरफेस. मेटल सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज दी occlusion. ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट. आप एड्सॉर्बेंट को जितना ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में रखोगे उतना ही उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा. ओके, जितना उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा एड्सॉर्बेंट का, जो सब्सटेंस जिसने एड्सॉर्प्शन करवानी है या जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होनी है, उतना ही वो ज्यादा एड्सॉर्बेंट को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया. ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने पे क्या होगा? सरफेस बढ़ जाएगी. सरफेस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस है ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी, क्योंकि एड्सॉर्प्शन सरफेस पे होती है. तो अगर सरफेस ही बढ़ गई तो ऑब्वियस है वो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा करवाएगा. ओके, सो
These are some basic definitions which we will use in the surface chemistry. Now we are moving toward our next topic, that is evidence in sport of adsorption. एड्सॉर्प्शन की स्पोर्ट में कुछ डे टू डे लाइफ वाले एविडेंसेस की बात करते हैं। जैसे जब शुगर प्रोड्यूस होती है उसमें क्या होता है, जो रॉ शुगर का सोल्यूशन होता है दैट इज येलोइश ब्राउन इन कलर, वो येलोइश ब्राउन कलर का होता है। ओके, बट उसमें आप एनिमल चारकोल डाल के, उसमें जो इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, एनिमल चारकोल डाली जाती है एंड एनिमल चारकोल इज एडसॉर्बेंट। वो क्या करता है, वो ये जो येलो ब्राउनिश कलर का एलिमेंट है उसको अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है। ओके, क्लियर। तो येलोइश ब्राउनिश ब्राउनिश कलर का जो एलिमेंट है वो उसके ऊपर चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हुआ, उसके बाद उस सोल्यूशन को फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो सोल्यूशन आता है दैट इज अ क्लियर सोल्यूशन। ओके, क्लियर। जैसे शुगर केन का जो रस होता है उसका उसका जो जूस होता है उसका कलर इज नॉट प्योर ट्रांसपेरेंट। ओके, उसमें ट्रांसलूसेंट होता है ना वो, उसमें येलोइश ब्राउन कलर विद टाइम, अगर उसको थोड़ा सा और आप गर्म कर दो, जैसे गुड़ बनता है, ठीक है, उसमें वो क्या होता है, गुड़ मतलब जैगरी, जैगरी बनती है तो उसमें क्या होता है, आपके पास वो ब्राउनिश हो जाता है जब उसको कंसंट्रेट करो, तो वो जो ब्राउनिश एलिमेंट है उसको सेपरेट कैसे करते हैं, एनिमल चारकोल डाल के, उसके बाद उसको फिल्टर करके उसके बाद उससे क्रिस्टलाइजेशन करवा के शुगर बनाते हैं। अगर उसमें रॉ चारकोल नहीं डालोगे, एनिमल चारकोल, तो उससे जैगरी बनेगी, वो जो जो येलो वाला का ब्राउन कलर एलिमेंट है वो सेपरेट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज सिलिका जेल। सिलिका जेल प्लेस्ड इन द क्लोज्ड मॉइस्चर कंटेनिंग वेसल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट। जैसे आपने देखा होगा होगा कभी भी आप कोई नई बॉटल लेके आते हो या वाटर कूलर लेके आते हो, ठीक है, या वाटर कंटेनर लेके आते हो, उसमें एक पैकेट सा बड़ा होता है। ओके, और उस पैकेट के ऊपर लिखा होता है डू नॉट ईट, एक तो ये लिखा होता है डू नॉट ईट, और साथ में उसके ऊपर कई बार नेम भी लिखा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या उसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल। ठीक है, उसको क्यों डालते हैं उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, जो नया कंटेनर आप लेके आए हो, ठीक है, कि अगर कंटेनर के अंदर मॉइस्चर हुआ तो ज्यादा देर जब वो कंटेनर बंद रहेगा तो स्मेल नहीं आनी शुरू हो जाती। अगर कोई वाटर बॉटल है, आपने उसको बंद करके रख दिया खाली करके कुछ ज्यादा देर के लिए, उसके बाद उसको अगर आप स्मेल करो उसको खोल के, तो क्या होता है, बड़ी बैड सी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर बहुत देर रहने से ऐसी स्मेल डेवलप हो जाती है। बट जो सिलिका जेल की अब पैकेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर मॉइस्चर थोड़ा बहुत उसमें अंदर रह भी जाए ड्यूरिंग पैकिंग उस बॉटल के अंदर, तो वो सिलिका जेल उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे वो वेसल जो है वो बैड स्मेल नहीं करेगा जब उसको खोल के स्मेल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नया है तो बैड स्मेल करेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। सो दैट्स वाई सिलिका जेल की जो पैकेट्स हैं दैट इज प्लेस्ड इन द क्लोज्ड मॉइस्चर कंटेनिंग वेसल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर प्रेजेंट। जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो सिलिका जेल की जो पैकेट्स हैं वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात आती है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, अगर हम किसी भी सरफेस को स्टडी करें, सरफेस के कंपैरिजन में बल्क फल सरफेस के मॉलिक्यूल्स का बल्क से कंपैरिजन करें, तो जो सरफेस में मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उनको एक डायरेक्शन से ही फोर्स लग रही होती है, लाइक दिस। ओके, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल को नीचे को फोर्स लग रही है, ऊपर को तो फोर्स कोई फोर्स लग ही नहीं रही, बट जो बल्क के अंदर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल उसको सभी डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रही है, इसलिए इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती हैं वो तो नेट बैलेंस हो जाती हैं, ओवरऑल कैंसल्ड हो जाती हैं और इट इज फीलिंग जीरो फोर्स। बट ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है ये नेट इनवर्ड फोर्स फील कर रहा है। ओके, क्लियर। चाहे चाहे आप लिक्विड्स में देख लो चाहे आप सॉलिड्स में देख लो, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं दे आर फीलिंग नेट इनवर्ड फोर्स, बिकॉज ऑन सरफेस outer forces are absent, only inward forces are there. Okay, so there is net imbalance of forces. Clear? ये जो imbalance of forces है on the surface, this is the reason of adsorption. Okay, यही adsorption का reason है। At surface of liquid or solid there are imbalanced forces. This results into net inward force of attraction, and due to this liquids and solids have property to attract and retain the molecules of gas or dissolved substance onto their surface with which they come in contact with. इसलिए सरफेस पे किसी नए सब्सटेंस का आना is very very easy in case of solids and liquids. Okay, due to imbalanced forces of the on the molecules on the surface. Okay, so that's why that is how adsorption occur. Okay, clear. So that's it. Next is thermodynamics of adsorption. Adsorption की thermodynamics study करते हैं। सबसे पहले डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, कि एड्सॉर्प्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज कैसे आएगा।
एड्सॉर्प्शन के दौरान डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज द रेजिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट डिक्रीजेस ड्यू टू एड्सॉर्प्शन। जब सब्सटेंस यहाँ इस सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा उससे क्या होगा उस सब्सटेंस की वजह से इसको अब इधर से भी फोर्स लगेगी और उसका फोर्स बैलेंस हो जाएगा सरफेस पे। जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन अक्कर होती जाएगी वैसे वैसे सरफेस पे जो फोर्स है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। सरफेस पे जो नेट इम्बैलेंसमेंट हुई पड़ी थी फोर्स की वो दोबारा से बैलेंस्ड होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? या ऐसे बोल लो कि सरफेस पे नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। जब एक नया सब्सटेंस आएगा यहाँ पे सरफेस के ऊपर तो इसका और इसका बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने का मतलब है बॉन्ड बनते दौरान एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। ओके, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज द रेजिडुअल फोर्स ऑन द surface of the adsorbent decreases, clear, due to adsorption as bond formed. Okay, this appears in the form of heat and it is called as the heat of adsorption. ठीक है, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो हीट एड्सॉर्प्शन के दौरान रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज भी आता है। एंट्रोपी चेंज क्या होता है? एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, यू नो दैट रैंडमनेस। ओके, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब एड्सॉर्प्शन होती है, जैसे मान लो यहाँ पे इस लिक्विड के ऊपर कोई गैस थी लाइक दिस, ठीक है, गैस पहले ज्यादा रैंडम है, जैसे जैसे वो एड्सॉर्ब हो जाएगी फिर तो वो सरफेस पे रिटेन उसको टिक के बैठना पड़ेगा, दैट कैन नॉट मूव गैस, वो गैस अब मूव नहीं कर सकती। जिससे क्या होगा, एंट्रोपी स्टार्ट्स टू डिक्रीज, एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो इट मींस एड्सॉर्प्शन के दौरान एंट्रोपी चेंज क्या होता है, दैट इज आल्सो नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव एज मॉलिक्यूल्स गॉट एड्सॉर्ब्ड एंड हेल्ड ऑन द सरफेस। एंट्रोपी डिक्रीजेस एज सब्सटेंस कीप ऑन एड्सॉर्बिंग। जैसे जैसे सब्सटेंस एड्सॉर्प्शन होती रहेगी सब्सटेंस की ऑन द सरफेस, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा गैस सरफेस पे एड्सॉर्ब होती रहेगी वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा एंट्रोपी डिक्रीज होती रहेगी। क्लियर? और हमें पता है एज वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक बड़ा फेमस रिलेशन है इन द थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन और ड्यूरिंग द प्रोसेस। किसी प्रोसेस के दौरान डेल्टा जी, इफ डेल्टा जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तभी वो प्रोसेस जो होता है दैट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ है, जो खुद ब खुद होता रहेगा, बस उसको एक बार इनिशिएट करने की जरूरत है। ओके, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली इफ, और डेल्टा जी नेगेटिव क्यों आएगा, कब आता है, जब ये वाला फैक्टर डेल्टा एच वाला फैक्टर इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एच फैक्टर इन मैग्नीट्यूड। इन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जो डेल्टा एच है दैट शुड बी नेगेटिव। ओके, क्लियर? और ये जो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन तो उसका होना चाहिए मतलब, और मैग्नीट्यूड में वो डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस इन द मैग्नीट्यूड। ओके, क्लियर? तभी, और इसके केस में एड्सॉर्प्शन के केस में क्या हो रहा है, हमें पता है डेल्टा एच इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। ओके, और डेल्टा एस इज आल्सो कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, और डेल्टा एस जब नेगेटिव नेगेटिव आता है तो ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बाहर माइनस लगा है वो उसको पॉजिटिव कर देता है। जिससे क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू लेस नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी अगर ये फैक्टर ज्यादा हुआ, बड़ा हुआ। और डेल्टा एच नेगेटिव है इसलिए डेल्टा एच को नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू इसके, तभी ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, सो ओनली दोज फिनोमिना आर स्पॉन्टेनियस हैविंग डेल्टा जी नेगेटिव, जैसे मैंने पहले बोला। इन बिगिनिंग ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन जब स्टार्ट होती है बिगिनिंग में क्या होता है, डेल्टा एच इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि सरफेस अभी फ्रेश होती है और उस पर एड्सॉर्प्शन बड़ी तेजी से हो रही होती है। जितनी तेजी से एड्सॉर्प्शन होगी उतनी ही तेजी से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, डेल्टा एच विल बी मोर एंड मोर नेगेटिव। ओके, क्लियर? एंड डेल्टा एस इज वेरी लो क्योंकि अभी एड्सॉर्प्शन शुरू हुई है, लेस मॉलिक्यूल हेल्ड ऑन द सरफेस, अभी लेस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए हैं जिससे एंट्रोपी भी अभी कम ही कम हुई है। तो शुरू में जो जो ये वाला डेल्टा एच फैक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू टी डेल्टा एस। तो इट मीन शुरू में तो डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव होती है। ओके, क्लियर? बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो सरफेस जो है दैट इज नाउ बिकमिंग क्राउडेड विद दी मॉलिक्यूल्स, तो एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंड कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी सरफेस में मॉलिक्यूल जमा हो गए हैं तो नए मॉलिक्यूल अब एड्सॉर्ब बिल्कुल धीरे से होंगे, या हो सकता है हो ही ना। तो डेल्टा एच जो है वो टाइम के साथ कीप ऑन डिक्रीजिंग इन दी मैग्नीट्यूड, और डेल्टा एस कीप ऑन इंक्रीजिंग इन दी मैग्नीट्यूड। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन अक्कर होती है तो डेल्टा एच कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड टी डेल्टा एस फैक्टर कीप ऑन इंक्रीजिंग इन दी मैग्नीट्यूड, और अल्टीमेटली जाके क्या हो जाएगा,
एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी व्हेन डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा, और उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जी विल बी जीरो, और डेल्टा जी जब इक्वल टू जीरो होता है उस स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड एज दी एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, क्लियर। तो इट मींस हर इक्विलिब्रियम का जो एंड है, इक्विलिब्रियम जब भी स्टार्ट होगा, मान लो होता गया होता गया होता गया, अल्टीमेटली जाके होगा क्या, इक्विलिब्रियम का एंड क्या है, सॉरी, एडसॉर्प्शन का एंड क्या है, हर एडसॉर्प्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद एडसॉर्प्शन का एंड क्या है, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब होंगे उतने ही डिसॉल्व होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट पे, एक बार जब इक्विलिब्रियम आ गया, उससे ज्यादा एडसॉर्प्शन नहीं होगी। ओके, क्लियर, दैट्स इट। क्लियर। नाउ एक और चीज आती है, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। ओके, सॉरी, oh sorry, wait. Okay, now the difference between adsorption and absorption. Okay, adsorption और absorption में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी मैंने बोला ना absorption नहीं हम डिस्कस कर ले, हम इस चैप्टर में adsorption को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब adsorption है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ adsorption, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इट इज अ बल्क फिनोमिना अकर्ड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटेरियल, ये सिर्फ सरफेस पे नहीं होती है एब्जॉर्प्शन, ये थ्रू आउट बल्क पे होती है। जैसे अंदर भी आपका वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा होगा और बाहर सरफेस पे भी एब्जॉर्ब हो रहा होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे नहीं होगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड भी एक मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, बट कैल्शियम क्लोराइड कैसे एब्जॉर्ब करता है, वो बल्क के अंदर भी वाटर को ले जाता है और सरफेस पे भी रखता है, थ्रू आउट दी बल्क होता है। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऐसी एब्जॉर्प्शन है जो बल्क के अंदर भी होती है सरफेस पे भी, हालांकि जो जो एब्जॉर्प्शन होती है वो सिर्फ सरफेस पे होती है। क्लियर। और जब सिर्फ सरफेस पे होगी तो कंसंट्रेशन सरफेस पे अलग होगी, इनसाइड ऑफ द एड्सॉर्बेंट कंसंट्रेशन अलग होगी मटेरियल की, और सरफेस पे मटेरियल की कंसंट्रेशन अलग होगी। बट एब्जॉर्प्शन के दौरान क्या होता है, जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी बल्क के अंदर और सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो सेम है थ्रू आउट द मटेरियल। एड्सॉर्प्शन में अभी हमने पढ़ा कि शुरू में क्या होगा, रेट विल बी वेरी वेरी हाई, बहुत तेजी से एड्सॉर्प्शन अकर होगी शुरू शुरू में, देन आफ्टर वी विल अचीव एन इक्विलिब्रियम, तब हम उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, फेयर, क्योंकि डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एच। ओके, और वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप टेम्परेचर वगैरह कुछ चेंज नहीं करते। क्लियर, क्योंकि तभी इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस लाया जा सकता है। बट जो एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन जो है इट्स रेट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन के दौरान जो होता है वो रेट सेम रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, क्लियर। क्योंकि जैसे ही आप किसी बॉडी को पुट करोगे, जैसे मान लो जैसे ही आपने कैल्शियम क्लोराइड वाटर में डाला, इसने वाटर मॉइस्चर को कर लिया एब्जॉर्ब, दैट्स इट, उसके बाद रेट वही रहेगा, वही चलेगा। ओके, रेट विल नॉट चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो डेफिनेशन टाइप ही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन तो अभी आपने पढ़ ली, जब क्या होता है सरफेस पे जो एड्सॉर्बेट है वो ज्यादा एड्सॉर्ब हो, और बल्क में हो तो बिल्कुल नामात्र से ही हो। क्लियर, मेनली सरफेस पे एड्सॉर्ब हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, या बेसिकली उसी को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। बट कई बार उल्टा भी होता है कि सरफेस पे जो एड्सॉर्बेट है वो कम है, बट बल्क के अंदर ज्यादा एड्सॉर्ब हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। okay, when concentration of adsorbate is more on the adsorbent surface, यहाँ पे साथ में ऐड कर लो adsorbent surface, then in the bulk it is called as the positive adsorption. If concentration of adsorbate increases in the bulk after adsorption and decreases on the surface, मतलब एंड सरफेस की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है आफ्टर एड्सॉर्प्शन, इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। ठीक है, कंसंट्रेटेड केसीएल सॉल्यूशन में जब आप ब्लड चारकोल डालते हो दैट शो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। ओके, बट डाइल्यूट केसीएल सॉल्यूशन में अगर ब्लड चारकोल डालते हो तो ब्लड चारकोल के ऊपर कौन सी एड्सॉर्प्शन होती है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, मतलब उस चारकोल के अंदर ज्यादा केसीएल एड्सॉर्ब होता है सरफेस के कंपैरिजन में, जब आप डाइल्यूट केसीएल सॉल्यूशन में ब्लड चारकोल को डालते हो। फिर मान लो ये ब्लड चारकोल है तो केसीएल अंदर ज्यादा एड्सॉर्ब हो गया, दिस इज केसीएल एड्सॉर्ब्ड मोर
इनसाइड द बल्क और सरफेस पे बहुत कम एब्जॉर्ब हुआ केस ये। ओके, इट इज कॉल्ड एज द इट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स। ओके, और यू कैन से गैस ऑन मेटल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस की एब्जॉर्प्शन, जैसे मान लो कोई सरफेस है, उस सरफेस पे गैस की एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और गैस जब मेटल पे एब्जॉर्ब हो रहा है उसको अकल्जन बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अकल्जन को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट अगर बढ़िया हुआ, जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होनी है, अगर वो मेटल बढ़िया हुआ, उसकी सरफेस ज्यादा फ्रेश हुई, उसकी सरफेस पे ज्यादा इम्बैलेंस्ड फोर्सेस हुई, उतना ही बढ़िया वो एब्जॉर्बेंट है, उतना ही ज्यादा वो गैस को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और जितना ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में है या जितनी ज्यादा उसकी सरफेस रफ है, जिससे क्या होता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्बेंट का उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। नेचर में कि कितनी ज्यादा इम्बैलेंस्ड फोर्सेस हैं ऑन द सरफेस, जितनी ज्यादा इम्बैलेंस्ड फोर्सेस हैं ऑन द सरफेस उतना ही बढ़िया एब्जॉर्बेंट होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही बढ़िया एब्जॉर्बेंट होगा। क्लियर। सेकंड, नेचर ऑफ द गैस बीइंग एब्जॉर्ब्ड। जो गैस एब्जॉर्ब होनी है इस सरफेस पे, जो ये गैस आएगी, इस पे भी तो डिपेंडेंस है कि ये कैसी है। जैसे अगर गैस जो है वो इजिली लिक्विफिकेशन की जा सकती है उसकी। इजिली लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है कि उसको प्रेशर डाल के जल्दी, जैसे मान लो अगर आपने इस कंटेनर में गैस डाली और उसके ऊपर प्रेशर लगा दिया आपने। ओके, यू अप्लाइड प्रेशर पी। क्लियर। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली एक प्रेशर पे वो गैस लिक्विफाई हो जाती है, उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन प्रेशर। ओके, तो जितनी इजीली किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, इट मींस उस गैस के मॉलिक्यूल उतनी ही जल्दी बॉन्डिंग बना सकते हैं। क्लियर। तो जितना ज्यादा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हो, उतने ही ज्यादा उस गैस की बढ़िया एड्सॉर्प्शन होती है। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें SO2 की, क्लियर, ये इसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू H2O। इट मींस SO2 जो है वो मोर अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी ऑन द सरफेस एज कंपैरिजन टू H2O। ओके, क्योंकि SO2 की ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इज मोर एज कंपैरिजन टू H2O। वो कैसे पता लगता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से। किसी के गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा हो, इट मींस वो उतनी ही बढ़िया तरीके से लिक्विफाई की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, देखो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड को आप ऐसे समझो कि दिस इज द इक्विलिब्रियम। ऐसे ही होता है कि गैस विच इज एड्सॉर्बेड ऑन सॉलिड इज गोइंग टू गिव द एड्सॉर्प्शन। जैसे ये एड्सॉर्प्शन हो गई, गैस एड्सॉर्ब्स ऑन द सॉलिड, और ये एक तरह का कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, तो इसमें हीट रिलीज होती है। ओके, एंड यू नो दैट कि अभी मैंने बताया कि एड्सॉर्प्शन के दौरान हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच इज नेगेटिव होता है ना। क्लियर। तो इस साइड जाओगे तो मतलब गैस की एक तरह से कंडेंसेशन हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, और वापस आओगे दैट इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। तो मतलब अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। जैसे हमने बोला कि एड्सॉर्प्शन के दौरान इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और इस इक्विलिब्रियम में हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड है। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टल प्रिंसिपल, अगर इस इक्विलिब्रियम का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ यू गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, तब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हीट किस साइड है, इस साइड है। टेम्परेचर बढ़ाने से आप हीट दोगे, तो हीट देने से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट मारेगा। इट मींस बैकवर्ड शिफ्ट मारने का मतलब क्या है कि इवेपोरेशन बढ़ जाएगी एज कंपैरिजन टू कंडेंसेशन। तो वहां से क्या निकल के आता है कि विद टेम्परेचर, on on increasing the temperature you will find there will be decrease in the adsorption extent। तो एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अप्लाइंग ली चार्टेलर प्रिंसिपल, it can be seen that increase of temperature decreases the adsorption and vice versa। ओके, और हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैस इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द एब्जॉर्बेंट। जब गैस का 1 मोल किसी एब्जॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब हो, उस दौरान जितनी हीट निकलेगी दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, जैसे मान लो ये लिक्विड, ये आपके पास सरफेस है, ये गैस जितना ज्यादा प्रेशर पे होगी उतना ही ज्यादा इस सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आएगी, सॉलिड कांटेक्ट में, और जब कांटेक्ट में आएगी तभी तो उसके चांसेस है कि एब्जॉर्ब हो जाएगी।
Clear? It means adsorption is directly proportional to pressure of the gas above that particular solid on which adsorption is occurring. ठीक है? Fifth, by making the surface of adsorbent rough, वही रफ बनाने से क्या होगा, जो सरफेस होगी वो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, so that's why, और सरफेस एरिया बढ़ने पे adsorption तो बढ़ती ही है. Sixth, by dividing the adsorbent into small pieces or grains. स्मॉल पीसेस और ग्रेन्स में डिवाइड करने पे क्या होता है, कुछ भी नहीं, वही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. सरफेस एरिया बढ़ने पे क्या होगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी. सेवंथ, बाय रिमूविंग द गैसेज ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड. कई बार क्या होता है, सॉलिड के ऊपर पहले से कोई गैस एड्सॉर्ब है और आप नई गैस को एड्सॉर्ब करवाना चाहते हो, तो पहले ये जो गैस एड्सॉर्ब है इसको तो निकालो, ठीक है, तभी ये नई गैस को जगह मिलेगी सरफेस के ऊपर. क्लियर? तो उससे भी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ जाता है. सो दीज all are the factors which affect the adsorption of gas on the surface of solid. Okay, now the next topics. Okay, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन. एक तो हमने टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, वो तो वैसे ही है, सिंपल सा, मतलब मेनली हमने इस चैप्टर के दौरान पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन ही पढ़ना है. ओके, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन में क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में जो बॉन्ड है उसके बेसिस पे अगर हमने एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई करना हो, देन देयर विल बी टू टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन. इसको फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं और वंडरवॉल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं. ठीक है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं और लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं. ओके, अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, व्हेन अ गैस एड्सॉर्ब्ड इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड बाय वैन डर वाल फोर्स without resulting into the formation of any chemical bond between adsorbent and adsorbent, that is called as the physical adsorption. मतलब सरफेस और जो गैस एड्सॉर्ब हुई है उसके बीच में सिर्फ वैन डर वाल फोर्स बना है, कोई खास तरह का फोर्स नहीं बना. जैसे हमें कई तरह के फोर्सेस होते हैं ना, जैसे आयन आयन इंटरेक्शन, ओके, आयन डायपोल इंटरेक्शन, ओके, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके, जो केमिकल बॉन्ड कंसिडर होते हैं. बट वंडरवॉल फोर्स तो बहुत वीक फोर्स होती है. जब गैस और सॉलिड का जो सरफेस ऑफ सॉलिड का जो बॉन्ड है दैट इज अ वीक वंडरवॉल फोर्स. क्लियर? जिसको हम एक तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं, उसको सिंपल वैसे बॉन्ड मानते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एनी काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड. ओके, देन दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, कि गैस और सरफेस जो है वो कैसे जुड़े हैं, फिजिकली. ओके, नॉट केमिकली. क्लियर? और केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द केमिसॉर्प्शन, when gas is held on the surface of solid by a force similar to those of a chemical bond. क्लियर? कि आपके पास जो गैस एड्सॉर्ब हुई है वो कैसी बॉन्ड से जुड़ी है, गैस सरफेस पे एड्सॉर्ब होने के बाद कैसे बॉन्ड से जुड़ी है इस सरफेस के साथ, अ काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड. वो जो बॉन्ड है वो एक तरह का केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड. ओके, क्लियर? एंड दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज द केमिकल एड्सॉर्प्शन, इसको केमिसॉर्प्शन भी बोलते हैं. और इस तरह के एड्सॉर्प्शन का क्या रिजल्ट निकलता है, दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द सरफेस कंपाउंड. सरफेस पे जब नए तरह के केमिकल बॉन्ड बनेंगे, इन दोनों के बीच में नए तरह के केमिकल बॉन्ड बन गए यहाँ पे, क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे कि सरफेस पे नए तरह का केमिकल कंपाउंड ही बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि सरफेस कंपाउंड बन रहा है. क्लियर? जैसे नाइट्रोजन 773 केल्विन पे जब भी किसी मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब होती है, दैट फॉर्म केमिकल एड्सॉर्प्शन, तब उसकी केमिकल एड्सॉर्प्शन हो जाती है, वो केमिकल बॉन्ड के साथ जुड़ जाती है ऑन विद दैट पर्टिकुलर सरफेस. ओके, बट अगर इससे अबव बिलो टेम्परेचर हो तो वो फिजिकली जुड़ती है. क्लियर? तब उसकी फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ केमिसॉर्प्शन. केमिसॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे ये देखते हैं, प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो रही है, तो जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है तो क्या होता है, प्लेटिनम के जो ये इम्बैलेंस्ड फोर्सेज हैं सरफेस के ऊपर, वहां पे हाइड्रोजन एज इट इज आके रिजाइड कर जाता है, दैट्स इट. क्लियर? बट प्रॉब्लम तब आती है, केमिकल एड्सॉर्प्शन तब शुरू हो जाती है जब ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होना शुरू हो जाए और वो इस बॉन्ड को तोड़ दे. अल्टीमेटली जब अगर ऐसा हो गया तो इट इज कॉल्ड एज द केमिकल एड्सॉर्प्शन, क्योंकि प्लेटिनम और हाइड्रोजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया और उसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया. क्लियर?
तभी तो आपने देखा होगा कि जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव वाटर, तो इस रिएक्शन को आप प्लेटिनम में करवाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करती है। प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्लेटिनम जो है वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा के केमिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देती है। क्लियर? क्योंकि उस टाइम वो अपने ऊपर हाइड्रोजन को केमिकली एब्जॉर्ब करवा लेती है। अगर सिंपली एब्जॉर्ब हुआ होता, ठीक है, और इसका बॉन्ड ना तो टूटा होता, उसको बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और जैसे हम ये भी बोलते हैं कि पाउडर्ड फॉर्म में करने पे या सरफेस एरिया बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी फ्री सरफेसेज होंगी, जैसे ये देखो, मान लेते हैं ये प्लेटिनम की सरफेस है, इस पे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फ्री वैलेंसीज थी। अगर आपने उसको तोड़ दिया पीसेस में, तब कितनी वैलेंसीज हो जाएंगी? 4 और 4, नो 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 सॉरी, 6 और 6, 12। जितना ज्यादा तोड़ते जाओगे उतनी ज्यादा फ्री वैलेंसीज हो जाएंगी। अगर यहाँ से भी तोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एक प्लेटिनम के पास 4 वैलेंसीज हैं, तो कितनी वैलेंसीज हो जाएंगी? 16 वैलेंसीज। जितना ज्यादा पाउडर करते जाओगे, जितना ज्यादा पीसेस में तोड़ते जाओगे, उतनी ही ज्यादा फ्री वैलेंसीज होती जाएंगी। जितनी ज्यादा फ्री वैलेंसीज होती जाएंगी, उतनी ही ज्यादा सरफेस पे इम्बैलेंस्ड फोर्सेज होती जाएंगी, और उतनी ही ज्यादा केमिकल एब्जॉर्प्शन या फिजिकल एब्जॉर्प्शन होती जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एब्जॉर्प्शन होनी है। ओके, बट इतना याद रखो, केमिकल एब्जॉर्प्शन होने से पहले भी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन ही होती है, देन आफ्टर इट रिजल्ट इनटू द केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ओ सॉरी, नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल एब्जॉर्प्शन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स में अभी हमने पढ़ लिया है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देयर इज अ वीक वंडरवल फोर्स। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कौन सी फोर्स आती है? वीक वंडरवल फोर्स। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड, जो फोर्स आती है दैट इज सिमिलर टू द केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जब गैस एड्सॉर्ब होगी, 1 मोल ऑफ गैस एड्सॉर्ब होगी ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, तब जो हीट निकलेगी। अगर बॉन्ड वीक बना है तो हीट भी कम निकलेगी, अगर बॉन्ड स्ट्रांग बना है तो हीट भी ज्यादा निकलेगी। तो इसलिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड वीक होता है, वंडरवल फोर्स बनता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, इसलिए हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो लो। लाइक इसकी वैल्यू जो है वो 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है। बट केमिजॉर्प्शन में क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड होता है, तो इसमें हाई हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है, 40 टू लेके 400 किलो जूल पर मोल तक। ओके, नेक्स्ट सरफेस कंपाउंड। नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द केसेस, इसमें सरफेस कंपाउंड नहीं बनेंगे क्योंकि सरफेस पे केमिकल बॉन्ड तो बना ही नहीं है, बट इसमें सरफेस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड बिकॉज सरफेस पे केमिकल बॉन्ड बना है। रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पे अगर हमने क्लास डिस्टिंक्शन करनी हो, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, मतलब अगर आपका ये वाला जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, ये जो गैस एब्जॉर्ब हुई है, ये सॉलिड सरफेस है, इसको आप जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, ये दोबारा से इवेपोरेट हो जाएगा और सॉलिड अलग हो जाएगा, तो क्या होगा? रिवर्सिबल है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। डिसॉर्प्शन ऑफ द गैस अकर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर प्रेशर डिक्रीज कर दोगे या टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? प्रोसेस जो है वो रिवर्स चला जाएगा। बट केमिजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है क्योंकि सरफेस पे नए कंपाउंड ही बन गया है। जैसे मान लो आयरन की सरफेस पे वाटर और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ, उसकी एब्जॉर्प्शन से क्या हुआ? रस्ट बन गई सरफेस पे, तो रस्ट अब क्या है? रस्ट से दोबारा आयरन बन जाएगा। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे या इंक्रीज कर दोगे, कुछ करोगे, उसकी वजह से वो रस्ट चेंज हो जाएगी दोबारा आयरन में? नहीं, क्योंकि सरफेस कंपाउंड बन गए हैं, तो सरफेस प्रोसेस, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ओके, क्यों? efforts to free the adsorbed gas does not give back the adsorbed gas but gives some definite compound, क्योंकि अब कुछ नया कंपाउंड बन चुका है तो वो वाला कंपाउंड मिलेगा आपको। ओके, तो गैस और सॉलिड को दोबारा एब्जॉर्ब करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन दिस। एक्टिवेशन एनर्जी, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनने तो हमें पता है ना, केमिकल बॉन्ड ए प्लस बी इज गिविंग ए बी, तो क्या होता है? हमें शुरू में पहले एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है, ये वाला जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो इतनी एनर्जी पहले करनी पड़ेगी, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड एज दी एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो अगर इसमें कोई केमिकल बॉन्ड ही नहीं बना है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं चाहिए।
ओके। बट केमिसॉर्प्शन के केस में क्या होता है, इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, इसको करवाने के लिए वो यू नीड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है फंडा, दिस टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन यूजुअली टेक प्लेस एट द लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जितना जो कम होगा उतना ही गैस के मॉलिक्यूल खुद ही रैंडमनेस कम करके आएंगे, जितनी ज्यादा रैंडमनेस कम होगी उतनी ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ओके। बट इसके केस में, केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में शुरू में आपको थोड़ी बहुत एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे आती है, बाय अप्लाइंग टेम्परेचर, तो शुरू में थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए। ओके, क्लियर। तो इट मींस दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, देन डिक्रीज भी कर जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, क्योंकि बस आपको क्या करना है, आपको गैस के मॉलिक्यूल्स को उतनी एनर्जी देनी है सो दैट वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएं और ये सरफेस पे सरफेस कंपाउंड बना लें। उससे ज्यादा दे दोगे तो उनकी रैंडमनेस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे एड्सॉर्प्शन पे बैड इफेक्ट आएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करती ही है। बट अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन हो उसके केस में क्या होता है, शुरू में टेम्परेचर थोड़ा सा चाहिए होता है टू मेक एनर्जी इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, क्लियर। स्पेसिफिक नेचर, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक नेचर क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन है और वही आयरन के ऊपर एब्जॉर्ब हो सकती है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेचर, कि अगर ऑक्सीजन आएगी फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगी आयरन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेसिफिक नेचर। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में फिजिकल बॉन्ड बनना है, फिजिकल बॉन्ड तो किन्हीं दो बंदों के बीच में किन्हीं दो सब्सटेंसेस के बीच में बन सकता है, लाइक कोई भी दो कोई भी गैस ले लो, कोई भी सॉलिड ले लो, इसके बीच में फिजिकल बॉन्ड बन ही जाएगा। हो सकता है कि वीक और स्ट्रांग हो, कि जैसे नाइट्रोजन है वो इसके साथ स्ट्रांग फिजिकल बॉन्ड बनाती है और ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ वीक फिजिकल बॉन्ड बनाती है। ओके, क्लियर। तो ये हो सकता है, क्लियर। इट मींस स्पेसिफिक नेचर नहीं आता इन केस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के केस में इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नेचर की नहीं होती। ऑल गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड टू सम एक्सटेंट। ओके, बट केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में स्पेसिफिक नेचर इज देयर, it is specific in nature only occur when there is some possibility of compound formation between the gas adsorbed and the solid adsorbent। जो सॉलिड एड्सॉर्ब कर रहा है और जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है, उस गैस और उस सॉलिड के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनने की चांसेस है, कोई कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी है, तभी केमिकल एड्सॉर्प्शन होगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज उसको फिजिकल एड्सॉर्प्शन ही गिना जाएगा। जैसे प्लेटिनम पे एड्सॉर्ब होने के बाद अगर हाइड्रोजन एज इट इज रहता और फर्दर ऐसा होने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो हम क्या बोलते हैं कि इसने फिजिकल एड्सॉर्प्शन करवा के छोड़ दिया। बट केमिकली ऐसा होने की पॉसिबिलिटी थी कि प्लेटिनम अपना बॉन्ड इसके साथ बना ले और इसका बॉन्ड तोड़ दे, क्लियर। तभी ये केमिकल एड्सॉर्प्शन में रिजल्ट हुआ। ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं करता प्लेटिनम, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं होना है, इसलिए बोलते हैं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर। टाइप ऑफ गैस, जितनी बढ़िया तरीके से उसको लिक्विफाई कर जितनी इजीली उसको लिक्विफाई किया जा सकता है उतना ही गैस एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगी, उतनी ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। ठीक है, बट इसमें कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं है, इसमें स्पेसिफिक नेचर होता है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिसिटी पहले देखनी है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन वाला कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं है। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर मतलब ये एड्सॉर्बेंट है, उसके ऊपर गैस एड्सॉर्ब हुई, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेक्स्ट गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होने शुरू हो गए, उसके बाद नेक्स्ट, जिससे क्या हुआ, कुछ नंबर ऑफ सर्फेसेस बननी शुरू हो गई, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बननी शुरू हो गई, ऐसे हो जाता है। बट केमिकल एड्सॉर्प्शन के केस में गैस और एड्सॉर्बेंट अगर ये कांटेक्ट में आएंगे तभी इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, तभी नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तभी उसको केमिकल एड्सॉर्प्शन माना जाएगा। तो इट मींस इसके केस में क्या होगा, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनना होता है, इसलिए ये सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर में ही एग्जिस्ट करती है। अगर मान लो आपने और एड्सॉर्प्शन करवा भी दी, तो ये जो एड्सॉर्प्शन हो रही है फर्दर उसके बाद, दिस एड्सॉर्प्शन विल बी कंसिडर्ड एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में सिंगल लेयर ही बनती है, यूनिमोलिकुलर लेयर। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। वो तो आपको पता ही है, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़नी है और इसमें भी बढ़नी है, ये डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट नहीं है, ये एक सिमिलैरिटी वाला पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना, ये भी डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट नहीं है, ये भी एक तरह से सिमिलर पॉइंट ही है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने से यू विल ऑब्जर्व इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन, और सिमिलरली इसमें भी इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन दिखेगी। ये दोनों पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी हो गए। ओके, ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है बाकी between physical and chemical adsorption। Okay, and in the next video we will discuss
इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन दी एड्सॉर्प्शन। इसको क्वांटिटेटिवली स्टडी करेंगे, इफेक्ट ऑफ कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है ऑन दी एड्सॉर्प्शन। ओके, क्वांटिटेटिवली मैथमेटिकली इसको स्टडी करेंगे। ओके, so this is all about today's lecture. Thank you, students.